हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली डूइंग वेल। सो इट्स क्लास 11th बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। गाइस अगर आपको याद हो, हमारा लास्ट चैप्टर था, मीन्स फर्स्ट चैप्टर जो था वो था इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। हमने 1947 से लेके 1900 से लेके 1947 तक की बात की थी तब। ठीक है, तो अब 1947 के बाद 1950 से 1990 तक की अब बात करेंगे अपन। तब हमने इस चैप्टर में अपने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डेमोग्राफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखा था। तो अब हम इससे आगे का देखेंगे कि क्या हुआ था। राइट, हमारा 1950 में बना था प्लानिंग कमीशन, जो बना था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1950 में। हमारे प्लानिंग कमीशन का मोटो था डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 टू 1956। 5 ईयर प्लान का मोटो था इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू असेसिंग एंड यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करना, उनको असेस करना अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए। हमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मॉडल है वो हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। सोशलिस्ट इकोनॉमी थी यूएसएसआर, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। तो आज का जो रशिया है वो पहले यूएसएसआर था। अच्छा, व्हाट इज़ प्लानिंग? अब इसमें हमने बात करी प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो व्हाट इज़ प्लानिंग, ये आपके दिमाग में तो आया होगा। तो बेसिकली अगर अपन प्लानिंग नेशनल लेवल पे बात करें कि भाई प्लान क्या होता है, तो बेसिकली इट मीन्स असेसिंग योर रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज को असेस करना, देन उस रिसोर्सेज पे डिपेंड होना। उस मतलब डिपेंड होना मतलब क्या होता है कि उस रिसोर्सेज को आगे इम्प्लीमेंट करना, उस रिसोर्सेज को एक रिटर्न फॉर्मेट पर लिखना होता है अपन को, देन उसके बाद में अपन को उसको इवॉल्व करना होता है। ठीक है, प्लानिंग को अगर अपन शॉर्ट फॉर्म में यही देखिए, नेशनल लेवल पे होता है कि अपने रिसोर्सेज को असेस करना, रिसोर्सेज को अगर रिसोर्सेज के डिपेंडिंग जो भी अपना वर्क होता है उनको अपन रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, दैन उसको इवॉल्व करता है। ठीक है, ये होता है अपना प्लानिंग का प्लान नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमी जो होती है वो तीन टाइप में अपन इकोनॉमी को देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल अपन देखेंगे, 3 बेसिक क्वालिटीज़ देखेंगे। टू, कंजर्व आवर फॉरेन एक्सचेंज टू सेव आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। एंड देन नेक्स्ट है सब्सिडीज़, मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ दी जाती थी उस टाइम पे। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट फोर्स। अगर हम देखें कि मार्केट में जो परचेसिंग पावर होती है, मार्केट में हमको क्या डिमांड होती है, अगर मार्केट की डिमांड से अगर हम प्रोड्यूस करें तो वो होता है अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और गवर्नमेंट की डिमांड से प्रोड्यूस करें दैट सोशलिस्ट इकोनॉमी, और बोथ मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों की डिमांड से करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था। देन हाउ टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर मार्केट की डिमांड से करेंगे, जो भी डिमांड होता है परचेसिंग पावर का, तो उससे वो होगा एफिशिएंट मेथड। ठीक है, और अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी से करेंगे, एक तो वो होगा अपना लेबर इंटेंसिव और एक होगा कैपिटल इंटेंसिव। मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे तो वो बहुत ही आर रिस्पेक्टिव एरियाज़ की, कुछ एरियाज़ में ये काम करेंगे मार्केट फोर्स के, और कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, देन अपना हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कैपिटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, कैपिटलिस्ट मार्केट में जो डिमांड होगा उस अकॉर्डिंग से करेंगे। एंड देन सोशलिस्ट में जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो गवर्नमेंट के डिमांड होंगे उनको फुलफ़िल करेंगे, उनके फुलफ़िल करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। देन मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए देखेंगे अपन तो दोनों, बोथ ऑन द डिमांड एंड परचेसिंग पावर, बोथ मार्केट की भी डिमांड से के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे, और जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको भी फुलफ़िल करने के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देन हमारा एक तो होता है 5 ईयर प्लान, जो अपन ने अभी बात की थी 5 ईयर प्लान, और एक होता है अपनी 20 ईयर प्लान। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो होता है वो अभी 2015 में नीति आयोग बन गया। 2015 1 जनवरी को 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन है अपना, वो नीति आयोग में टर्न्ड हो गया है। देन अगर अपन बात करेंगे कि आप क्यों पढ़ाई करते हो, आप इसलिए पढ़ाई करते हो, अभी आप इस
चैप्टर इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने होंगे, आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे, ये आपका गोल है, इसलिए आप NCERTs अभी कंप्लीट कर रहे हो। या अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपका UPSC कंप्लीट करना है आपको, इस वजह से UPSC क्रैक करना है आपको, इस वजह से आप ये चैप्टर देख रहे होंगे। तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होगा, इस गोल के लिए आप वर्क करते हैं। तो इंडिया की प्लानिंग का गोल क्या है कि भाई इंडिया के प्लान कर क्यों रहा है, तो उस गोल को हमने शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है, जैम्स। G stands for growth, E for equity, M for modernization and S for self-sufficient. Growth in GDP and per capita income. GDP is the sum total of goods and services in a particular time period or in a year. That is gross domestic product and per capita income. Next is modernization. Modernization in terms of improvement in technology, efficiency and gender gap is adverse. Gender gap means जो ये अपन मेल फीमेल का जो अपन गैप एडजस्ट करते हैं कि भाई फीमेल्स मेल्स, तो वो अपना होता है जेंडर गैप। और एक सोशल गैप। सोशल गैप मीन्स जो लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये जो अपन जेंडर गैप करते हैं ना, SC के कास्ट होते हैं, अपन नीची जाति, ये सब जो गैप होता है इनको हटाना, चेंज करना। देन नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशेंसी मीन्स जो इंडिया है ना वो किसी और कंट्री पे डिपेंड ना हो। इंडिया के जो सारे गुड्स सर्विसेज जो ये सारे गुड्स हैं ना वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो, रॉ मटेरियल इंडिया में ही हो, जो फाइनल गुड्स हैं वो इंडिया में ही बने, इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंड ना रहे। ये अपना होता है सेल्फ सफिशेंसी, एक ये अपना अनदर गोल है। एंड देन लास्ट इज इक्विटी मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स जो भी इंडिया का डेवलपमेंट होगा ना, वो डेवलपमेंट हर एक क्लास के पास जाए, इंडिया के हर एक कोने में जाए, इंडिया में जो भी अपना ये डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब है वाई इंडिया वेंट अहेड विथ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों अडॉप्ट की? क्योंकि नेहरू जो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू, वो USSR के जो एक्सपेरिमेंट है, USSR ने बेसिकली 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था, इस वजह से नेहरू USSR के प्लान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया था। देन इंडिया विद लिमिटेड रिसोर्सेज बेस्ट यूटिलाइजेशन वॉज पॉसिबल विद प्लानिंग। इंडिया के पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज थे, और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते थे आगे, तो हमको ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लगी, इस वजह से हमने ये प्लानिंग अडॉप्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। 1950 से 1990 तक हमारा एग्रीकल्चर कैसा था? ग्रोथ एंड इक्विटी, ग्रोथ हुई और इक्विटी भी हुई हमारी। देन 2 मेजर एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स जो ज़मींदारी सिस्टम थी ना, बेसिकली ज़मींदारी सिस्टम है ना, उनको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। सेकेंड है कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या कॉम्पोनेंट्स थे? उसमें क्या हुआ? पहले तो ज़मींदारी को अबॉलिशन किया, इंटरमीडिएट्स को अबॉल्यूशन कर दिया। देन लैंड सीलिंग, ये जो भी लैंड था कि भाई अपना मान लीजिए एक A पर्सन है अपना, इधर A पर्सन के लैंड पे B पर्सन काम कर रहा है, अब B पर्सन जो है अपना इसका लैंड खुद रख लेता है, तो उसके बाद में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक्चुअल A पर्सन को B पर्सन से अपना लैंड दिया। ठीक है, तो वो जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल पर्सन को उसका लैंड गया, दैट इज़ लैंड सीलिंग। जो लैंड गया, लैंड सीलिंग अबव लिमिट सरप्लस लैंड टू बी सीज्ड बाय, एक पर्टिकुलर कि भाई इतना लैंड आपके पास होगा, इसके बाद का जो सरप्लस लैंड आपके पास रहेगा ना, ये गवर्नमेंट के पास जाएगा और ये फार्मर के पास रहेगा। जो भी सरप्लस लैंड है ना, वो अपना क्या होगा? गवर्नमेंट ले लेगा और इतना लैंड आपके पास रहेगा, सरप्लस लैंड नहीं रहेगा आपके पास। देन रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब क्या हुआ? रेंट जो है ना वो प्रॉपर कर दे कि आपको इतना रेंट देना पड़ेगा, रेगुलेट कर दे लैंड देने के लिए। और लैंड कंसोलिडेशन, जो ये भी टुकड़े टुकड़े में लैंड है ना, इतने इतने टुकड़े में, उन सबको एक लैंड कर दिया है, ताकि हमारी जो है ग्रोथ ज़्यादा हो, हमको उसका फ़ायदा ज़्यादा मिल सके और जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे इसका क्या असेसमेंट है, क्या अपन को इससे हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स हम इसके देखेंगे अभी। सक्सेसफुल ओनली इन फ्यू स्टेट्स, वेस्ट बंगाल और केरला में सक्सेसफुल हुआ था ये। ज़मींदारी सिस्टम जो था वो अबॉलिश हो गया था सक्सेसफुली। डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू लीगल प्रोसीडिंग्स।
अब क्या होता था उस टाइम पे, कोई भी ये भी लैंड रेगुलेशन, लैंड कंसोलिडेशन और लैंड सीलिंग से सब में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स लगी थी कि भाई इतना लीगली वर्क होगा ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट करेगा तो इस वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे जो लोग थे ना उन्होंने अपनी लैंड किसी और को दे दी थी, किसी के नाम पे कर दी थी, अपने बच्चों के, अपने जानवरों के नाम पे लैंड कर दी थी, ताकि ये जो सरप्लस लैंड, मैंने आपको बोला कि जो सरप्लस लैंड होगा वो गवर्नमेंट लेगा, वो उनके नाम कर देने के बाद कुछ टाइम बाद वो वापस अपना लैंड ले लेते। ये था, इस वजह से कुछ सक्सेसफुल हुआ और कुछ सक्सेसफुल नहीं भी हुआ था। ठीक है। पीसी महलनोबिस, इनका बर्थ था 1983 टू 1972। इन ये जो थे वो सेकंड 5 ईयर के मेन आर्किटेक्चर थे। ठीक है, मेन सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो आर्किटेक्ट हुआ था पीसी महलनोबिस के द्वारा ही। ठीक है। सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट्स इनके द्वारा हुआ। स्टेट टू बी एट द कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी। इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूशन ISI जो है वो कोलकाता में इनके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। और ये फाउंडर ऑफ जनरल संख्या जो एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके फाउंडर थे। ठीक है। देन नेक्स्ट अपना ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उनके फादर अपने एक तो इंडिया में था और एक मैक्सिको में। बेसिकली पहले ग्रीन रेवोल्यूशन मैक्सिको में आया था जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में आया था MS स्वामीनाथन। अपना ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हुआ था mid-60s में इंडिया में। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? ये अपन इंडिया की बात कर रहे हैं। mid-60s ये अपना स्टार्ट हुआ था 1965 ऑनवर्ड्स। इंडिया वॉजंट सेल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन्स। इंडिया में पहले के टाइम पे, उस टाइम पे 1965 से पहले के टाइम में इंडिया में ग्रेन्स जो है वो सेल्फ सफिशेंट नहीं था। सबके लिए जो अपनी अनाज था वो सेल्फ सफिशेंट नहीं था। फूड वॉज इम्पोर्टेंट कमिंग। जो अपना फूड था ना वो US से इम्पोर्ट होता था। वो भी क्या, बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल गाय वाय को देने का जो खाना होता है ना, ये भाई बिल्कुल फेंक देने वाला खाना होता है, वैसा खाना मिलता था हमको बिल्कुल। ये खाना खाने से बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैलती थी। तो वो जो USA वाले क्या बोलते थे उसका नाम, शिप टू माउथ, कि अगर भाई US से खाना आएगा तो ही इंडिया खा पाएगा, नहीं तो इंडिया भूखा मर जाएगा, ऐसी सिचुएशन थी। तो ग्लोबलाइजेशन भी ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिया के नाम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। देन नॉट गुड फॉर आर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी सोवर्निटी। तो भाई इंडिया ऑब्वियसली अगर कोई बोलेगा कि भाई US से खाना आ रहा है और शिप टू माउथ US से खाना आएगा तो ही इंडिया खाए पाएगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, तो ये इंडिया की सोवर्निटी और इंडिया की रेपुटेशन पर भी सवाल उठ जाएगा। सम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हाई यील्ड वैरायटी H5V सीड्स जो है गोइंग इन मैक्सिको में H5V सीड्स का बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चल रहा था। तो इस वजह से वीट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट इन पंजाब। तो इस वजह से जो MS स्वामीनाथन जी है उन्होंने H5V सीड्स का स्टार्ट किया पहले एक्सपेरिमेंट पंजाब में, इंडिया में पंजाब में स्टार्ट किया था। फिर अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या कॉम्पोनेंट्स थे? कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट हाई यील्ड्स वैरायटी सीड्स। अपने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के यूज़ किए थे। लॉट ऑफ इनपुट्स लाइक इरीगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा वर यूज। टेक्नोलॉजी क्या थी अपनी? फार्म इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर एक्सेट्रा। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी था अपना कि भाई दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी अपना सपोर्ट था। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ICAR लाइक इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्सेट्रा। देन अपना ये तो फर्स्ट फेज़ था, ये जो था अपना 1965, ये अपना फर्स्ट फेज़ था। ठीक है। अब ये अपना सेकंड फेज़ है, कब? 1965 टू 75, ये अपना फर्स्ट फेज़ था। देन ये सेकंड फेज़ दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है अपना 1965 टू 75, जहाँ पे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आया था अपना ये ग्रीन रेवोल्यूशन। देन इसका सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ का सेकंड पार्ट है 1975 टू 1985, जिसमें बहुत सारी और स्टेट्स को मैं ऐड कर दिया था। और इसमें मेन जो क्रॉप्स थी ना वो थी अपनी राइस, मेज़ एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे और कुछ सेटबैक्स मीन्स नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है। तो इंक्रीज़ इन, सर इसका मतलब है इंक्रीज़ इन फूड क्रॉप प्रोडक्शन। फूड क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट तो हुआ है बट सेल्फ रिलायंट, इससे हम क्या हुआ है? सेल्फ रिलायंट हो गए। मार्केबल सरप्लस, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, सरप्लस रिवर्स फॉर गवर्नमेंट, बफर स्टॉक, बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया था ग्रेन्स का। बट इसके कुछ साइड बैक्स भी थे, लाइक डिवाइड बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। भाई जिसने इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, वो तो बिग बन गया, और जिसने नहीं अडॉप्ट किया वो स्मॉल बन गया। मतलब
बहुत ज़्यादा अपना एक डिफ्रेंशिएट हो गया था बहुत ज़्यादा अमीर और गरीबों में उस टाइम पे। रीजनल डिस्पैरिटीज़ बिटवीन अडॉप्टर्स एंड नॉन अडॉप्टर्स, मतलब जिन स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया ग्रीन रेवोल्यूशन वो तो भाई आगे बढ़ गया, और जिसने नहीं किया वो थोड़ा पुअर कंडीशन में पहले जैसे ही रह गया। लाइक जिसने अडॉप्ट किया वो था पंजाब, हरियाणा, और जिसने नहीं किया उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। ठीक है, देन है नेक्स्ट सेटबैक है हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ऑल द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स when they are being used in land quality they will ultimately spoil land और degrade the land। बेसिकली ये जो हम फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे ना वो एक टाइम तक हमारे लैंड को सही रखेंगे, ग्रोथ तो होगी हमारी ग्रेन्स, हमारी क्रॉप्स ग्रोथ होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो केमिकल्स है पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, इससे हमारा जो लैंड है ना उसकी जो सॉइल है ना वो ख़राब हो जाएगी, इससे डिग्रेड हो जाएगा लैंड हमारा पूरा। ठीक है, और उसके बाद में जिस जगह पे वाटर जाता है वहीं पे हमारे ये प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि राइस में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा वाटर लगता है राइस के क्रॉप के लिए, इसलिए। और फोर्थ है हमारा वाटर टेबल गोइंग ऑन, वही मैंने आपको बताया भी वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या कंक्लूजन निकला है अपना। evergreen revolution is required, sustainable green revolution sustainable था, regional disparity to be addressed through BGREI, bringing green revolution to East India। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन था। देन हमारी नेक्स्ट है इंडस्ट्री 1950 to 1990। सोशलिस्ट मॉडल था हमारी इंडस्ट्री का, स्टेट वॉज टू बी एट द कमांडिंग हाइट्स। मैंने आपको भी पीसी महलो ने भी इसका बताया, उन्होंने कि यही कहा था स्टेट वॉज द, ये हमारा सेकंड मॉडल है, स्टेट वॉज टू बी एट द कमांडिंग हाइट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956 आया था हमारा उस टाइम पे, और 3 सेक्टर्स फॉर डिफाइन, 3 सेक्टर्स डिफाइन हुए थे हमारे उस टाइम पे इंडस्ट्री में। फर्स्ट सेक्टर एक्सक्लूसिवली 3 सेक्टर्स हमारी डिफाइन हुए थे उस टाइम पे। फर्स्ट सेक्टर है हमारा एक्सक्लूसिवली विद द स्टेट लाइक बेसिक इंडस्ट्रीज़, एक तो हमारे स्टेट के साथ एक्सक्लूसिवली डिफाइंड हुआ था इस सेक्टर। एक है हमारा कि भाई अपने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हुआ था। फर्स्ट है जो हमारा अगर हम स्टेट की बात करें उसमें कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज़ है लाइक स्टील और इलेक्ट्रिसिटी हमारी किस में गई थी, गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ। और सेकंड जो हमारा है प्राइवेट प्लेयर्स, जिसके साथ हम कुछ ऐसी होंगी कि भाई कंपनीज जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जाएंगे। देन थर्ड है हमारा बोथ प्लेयर्स, कि भाई बोथ प्लेयर्स उसमें अलाउ होंगे कि भाई गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है और प्राइवेट प्लेयर्स भी इंटरफेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई थी, कार्वे कमेटी एक थी, कार्वे कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रपोजल दिया था उस टाइम पे, इस वजह से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, हमारी रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। देन इंडस्ट्रीज़ वर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल, लाइक 1 करोड़ से अगर 1 करोड़ तक की कोई इंडस्ट्री होती है वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंडल्ज होती है। सर्टेन कंसेशन ऑफ लोन, इसमें कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे आपको गवर्नमेंट की तरफ से, कंसेशन लोन्स दिए जाएंगे, टैक्स कंसेशंस होगा, रेगुलर कंसेशंस होगा, और सम रिजर्व सेक्टर्स फॉर दैम, कुछ रिजर्व सेक्टर्स होंगे कि भाई ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए होंगे, तो ऐसे सेक्टर्स उनके लिए दिए गए थे। अब इसका असेसमेंट देखते हैं। लाइसेंस परमिट कोटा राज, ये हुआ था अपना असेसमेंट, लाइसेंस। अब इसका असेसमेंट देखते हैं कि भाई उस टाइम पे हमारा लाइसेंस परमिट कोटा राज आया था कि भाई आपको इंडस्ट्री के लिए एक लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट देगी आपको, बट वो लाइसेंस इजीली मिल जाता था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह उस टाइम पे ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। एंड गवर्नमेंट इन इवन दोज सेक्टर्स विच कुड हैव बीन लेफ्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स लाइक मॉडर्न ब्रेड, लेस कंपटीशन, लेस एफिशिएंसी। पॉजिटिव फैक्टर्स देखेंगे हम इसके कुछ, इंडस्ट्रियल बेस, प्राइवेट सेक्टर सर्वाइव कंपटीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट वॉज इंश्योर्ड नॉट एट ए लार्ज बट एट ए स्मॉल स्केल। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव्स थे, ये हमारे कुछ असेसमेंट था। देन हमारा नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी की हम बात करें, इंडिया वॉज ए क्लोज्ड इकोनॉमी। पहले इंडिया क्या था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी था कि भाई ना बाहर के जो कंट्रीज़ हैं इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते थे, ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो इंडिया पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, बेसिकली सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन।
सब्सिट्यूशन में होता है कि भाई अपन जो बाहर के जो कंट्रीज़ होते हैं ना, वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो क्या सब्सिट्यूशन, इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाउ दिस इम्पोर्ट्स फॉर सब्सिट्यूटेड थ्रू टैरिफ एंड कोटा। भाई टैरिफ होता है कि टैक्सेस, इम्पोर्ट्स के ऊपर अगर अपन टैरिफ लगाए, सॉरी इम्पोर्ट्स के ऊपर अगर अपन टैक्स लगाए, वो होता है अपना टैरिफ, और कोटा होता है फिक्सिंग, किसी भी चीज़ की एक फिक्स क्वांटिटी अगर अपन इम्पोज कर दे तो होता है अपना कोटा, ठीक है। तो ये किसके अपन इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन किसके द्वारा हुआ था, अपना अपना थ्रू टैरिफ एंड कोटा। अब है वाइस सब्सिडीज़। अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो 85% ऑफ फार्मर्स जो है वह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, तो नो मीन्स ऑफ इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, सो गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट का सपोर्ट रिक्वायर है। सब्सिडीज़ क्या होते हैं, बेसिकली सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीप लोन्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं और उसके कुछ सोल्यूशन, ठीक है। अब व्हाट इज़ इम्पैक्ट, हैवी बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, देयर कैन बी लीकेजेस और करप्शन। अब इसमें जो है आप इतनी सब्सिडीज़ दोगे तो उसमें गवर्नमेंट के लिए भी तो बर्डन हो जाएगा ना, इतना सारा सब्सिडीज़ आप उनको चीप लोन्स देना, बिल्कुल फर्टिलाइज़र्स वगैरह सब चीप प्राइस में देना, तो उनके लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत बर्डन हो जाता था ये। दैन इसमें कुछ लीकेजेस भी हो सकते थे और करप्शन भी होता था कि भाई लीकेजेस इन द सेंस कि भाई आप सब्सिडीज़ किसी को दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, करप्शन की वजह से किसी को दे पा रहे हो, जिसको जो नीडी पर्सन है आप उसको नहीं दे रहे हो, और जिसको नीड ही नहीं आप उसको दे रहे हो, ठीक है। ये कुछ लीकेजेस होते हैं और करप्शन, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजी। और जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक ये एग्रीकल्चर में सुधार नहीं आएगा। तो टेक्नोलॉजी फिर प्रिवेंट फ्रॉम लीकेजेस, एक तो लीकेजेस से टेक्नोलॉजी प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट इज जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, ये एक अपना स्कीम आई थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा है। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूँगी। और बाकी टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।